बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, क्योंकि मैं सारा वक्त तैयार होता हूँ कि किसी वक्त भी ये मुझे किसी चीज़ पे भी जेल में डाल देंगे, तो मैं चाहता हूँ कि जेल में जाने से पहले जिन चीज़ों पे ये मुझे जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं वो मैं आपके सामने पहले ही ले आऊँ, क्योंकि मैं अगर जेल में चला गया तो इन्होंने मीडिया तो पूरा कंट्रोल कर लिया। जो बड़े बड़े लोग थे जो मीडिया की आज़ादी के जिहादी बने हुए थे, वो आज चुप करके बैठे हुए हैं और आराम से एक सरकारी मीडिया बन चुके हैं सारी प्राइवेट चैनल्स। तो मुझे किसी ने सुना नहीं है। एक दफ़ा मैं अंदर चला गया जेल में, तो लिहाजा ज़रूरी ये है कि मैं आपके सामने पहले ही चीज़ें रख दूँ। जो ये कोशिशें हो रही हैं और बड़ी तेज़ी से कोशिश हो रही हैं कि ये जेल में चला जाए केयरटेकर गवर्नमेंट के आने से पहले। तो मैं सबसे पहले साइफर का ज़रा मैं आप सबके सामने रख दूँ कि असल में इनको ये समझ नहीं आई कि जितनी साइफर के ऊपर बात होगी, ये जितने भी पावर में बैठी हुई हैं पीडीएम के लीडर्स और जो पुराने आर्मी के चीफ जनरल बाजवा, ये जितनी भी साइफर के ऊपर तहकीकात होंगी, इनके ऊपर उंगलियां आएंगी। मजलूम तो मैं था और मेरी गवर्नमेंट थी। हमारी गवर्नमेंट गई, जैसे साइफर आया उसके अंदर बार बार मैं बता रहा हूं कि एक अमेरिकी ऑफिशियल डोनाल्ड लू हमारे एम्बेसडर को कहता है, असद मजीद को, वॉशिंगटन में, कि इमरान खान को तुमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हटाना है। अगर ना हटाया तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी। और अभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आई थी, ये गालिबन 6 मार्च था। अगले दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाती है, टेबल हो जाती है असेंबली में, और उसके बाद फिर जो सारा वो कहते हैं ना, रेस्ट इज हिस्ट्री। आहिस्ता आहिस्ता क्या, बड़ी जल्दी हमारे लोग भी नाराज हो जाते हैं, बैक बेंचर्स भी कहते हैं हम छोड़ रहे हैं, हमारे जो इत्तेहादी है वो भी छोड़ना शुरू हो जाते हैं। तो वो साइफर किसके लिए पैगाम था? वो पैगाम उसी के पास था ना जिसके पास पावर थी, जिसके पास एजेंसीज थी, जो इन सबको भेड़ बकरियों की तरह उधर ले जा सकता था दूसरी तरफ और गवर्नमेंट करा सकता था। वो जनरल बाजवा था। तो मैंने बड़ी कोशिश की तब भी कि इसके ऊपर तहकीकात हो। मैंने पहले एक कमेटी भी बनाई जिसपे जनरल तारिक को हमने उसका हेड बनाया, लेकिन यहाँ इतनी ताकत है एक आदमी के पास कि वो जनरल तारिक जैसे आदमी ने भी कहा कि नहीं जी, मैं ये इस कमेटी का हेड नहीं बन सकता। पूरी कोशिश की गई सुपर किंग ने कि किसी ना किसी तरह दब जाए बस साइफर की, इसके ऊपर बात ही ना हो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बार बार साइफर को लेके आते हैं तो वो उंगलियां तो उधर ही जानी है सुपर किंग की तरफ, और उसने हर हरबा इस्तेमाल किया। हमारा जब सुप्रीम कोर्ट में केस चला हुआ था, जब कासिम सूरी ने अडजर्न की असेंबली और ये कहा कि साइफर में वाज़ेह है कि मुदाखलत हुई है पाकिस्तान के अंदर, और मैं इसलिए अडजर्न कर रहा हूं कि पहले इसके ऊपर तहकीकात हो, इंक्वायरी हो कि क्या ये साइफर इसके पीछे क्या था। इंक्वायरी में तो पता चलना था कि साजिश हुई है या नहीं हुई। तो उसने जब वो लहराया और उसने एडजर्न की, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चला गया केस। तो सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा वकील था, अटॉर्नी जनरल, हम हैरान हो गए, उन्होंने साइफर पे बात ही नहीं की। असल इशू तो साइफर था, बाकी सारी बातें कर दी, साइफर पे बात नहीं हुई। अब समझ जाएं कि प्रेशर किधर से था। प्रेशर तो सुपर किंग के पास इतने ज्यादा हथियार है प्रेशर्स डालने के लिए। तो वो जो केस हमारा था वो केस ही नहीं लड़ा गया। नईम बुखारी जो असद कैसर के वकील थे, उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने तो मेरा केस ही खत्म कर दिया, क्योंकि उन्होंने साइफर के ऊपर बात की। तो ये जो इसको खुफिया रखने की कोशिश की गई, वो कोशिश कर रहे थे जिनको पता था कि तहकीकात से इनके ऊपर उंगलियां आनी है। मैं कोशिश करता रहा कि इसके ऊपर इंक्वायरी हो। जिस तरह मैंने कहा, पार्लियामेंट ने कमेटी बनाई, उसको उन्होंने जनरल तारिक को भी भगा दिया। फिर चीफ जस्टिस साहब को
मैंने लेटर लिखा, साइफर भेजा कि इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, नहीं हुई। तो अब ये जो इंक्वायरी करना चाहते हैं FIA, मैं सिर्फ सवाल ये पूछता हूं कि पहले तो मुझे ये बताएं, मुझे बुला तो लिया आपने इंक्वायरी के लिए, लेकिन मुझे यही नहीं पता कि मेरे से किस चीज की इंक्वायरी करनी चाहते हैं आप, ताकि मैं तैयारी करके आऊं। लेकिन मैं FIA को भी ये कहना चाहता हूं कि ये आपके पे ग्रेड से ज्यादा ऊपर बात है। आपके राना सनाउल्लाह जो इंटीरियर मिनिस्टर है, जो आपके ऊपर है, वो तो कह बैठा कि इमरान खान को जेल में डाल रहा है। वो अभी कोई इंक्वायरी का मुझे भी नहीं पता। अभी तो हमें 164 का बयान भी हमारे सामने नहीं आया। अभी तो न्यूज आइटम्स आ रही है ना कि जी आजम खान ने ये कह दिया। हमारे सामने तो अभी कुछ नहीं आया, क्योंकि मैंने अपने वकीलों से पूछा तो किसी के वकील को भी पता नहीं कि वो कौन सा बयान है आजम खान का जो 164 पे आता है। ये तो न्यूज आइटम्स आ रही हैं। तो अभी से ही वो कहना शुरू हो गया है कि जी इसने जेल में जाना है, जो FIA का हेड है। तो FIA की क्या हैसियत रह गई? तो उन्होंने, हमें तो पता उन्होंने क्या करना है, लेकिन कौम को पता होना चाहिए कि ये इतना बड़ा जुल्म हुआ इस मुल्क के साथ, जो इन्होंने जो गवर्नमेंट गिराई हमारी, जो मैंने आपको बताया भी कि IMF की सिर्फ आप रिपोर्ट पढ़ लें कि उन्होंने बताया कि इन्होंने ये जो मनी लॉन्ड्रर्स थे और NRO वाले ये जो लीडर्स थे, इन्होंने आके पाकिस्तान से 14 महीने में किया क्या, और अवाम को कितनी तकलीफ हुई, कितनी तकलीफ से अवाम गुजर रही है, और मजीद और आगे तकलीफ आने वाली है। एक वो गवर्नमेंट जिसकी बेहतरीन परफॉर्मेंस थी, और वो सिर्फ और सिर्फ, अब जरूरत नहीं है आप IMF का ही पढ़ लेना, IMF तो हमारे नीचे नहीं है, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लें जो कि इन्होंने शाया किया, तो वो तो अब वाज़ेह है कि एक हुकूमत जो बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही थी, जो लोगों के हालात बेहतर कर रही थी, रोजगार बढ़ता जा रहा था, फैसलाबाद के अंदर टेक्सटाइल के वर्कर्स नहीं मिल रहे थे, यानी दूर से वो टेक्सटाइल वाले हमें कहते थे कि हम स्कूल खोलना चाहते हैं, हमारे पास वर्कर्स कम हो गए, जो हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल्स की। तो उधर से वो गिरते गिरते आज यहां पहुंच गए हैं कि स्क्रैप में बेची जा रही है मशीनरी अब, और ये जो अब मजीद और महंगाई आ रही है। सर पूछे तो सही कि जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, पूछे लोगों के साथ गुजारा होता कैसे है, कौन जिम्मेदार है इसका। ये साइफर के ऊपर जब तहकीकात होंगी तो पता चलेगा कि कितनी बड़ी साजिश हुई है। तो मैं तो चाहता हूं कि एक सही माने में इसके ऊपर इंक्वायरी हो। मैं तो तब भी कोशिश कर रहा था, लेकिन तब तो होने नहीं दी। तो अल्लाह करे कि इसमें से ही कुछ चीज निकलाए, लेकिन ये FIA नहीं कर सकती, कि वो तो कंट्रोल्ड है उन्हीं लोगों से जो उन्होंने फायदा उठाया ये साजिश से। दूसरी चीज है, अब दो और मेरे ऊपर नैब के केसेस हैं। एक है अल कादर। अब अल कादर के ऊपर मैं आपको बता ही चुका हूं कि वो केस ये है कि इमरान खान ने मलिक रियाज को फायदा दिलवाया, क्योंकि उसने उससे पहले अल कादर यूनिवर्सिटी बनाई थी। और अल कादर यूनिवर्सिटी क्या है? चैरिटी की यूनिवर्सिटी। चैरिटी का मतलब ये कि सीरत नबी के ऊपर जो हमारा जो आइडिया है कि लोग लीडर्स निकले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर चल के, जो दुनिया के सबसे बड़े लीडर थे, उसके ऊपर एक बेस किया कि कोशिश की कि इस मुल्क के अंदर समझ तो आए। और फिर सूफीज़म, इतने ज्यादा लोग बड़े बड़े हमारे सूफी जो लीडर्स थे, लीडर्स मैं कहूंगा, उनके बहुत बड़े लोग, आज भी उर्स पे लाखों लोग आते हैं, उनके कलाम का पता तो चले, लोग आके चले जाते हैं, ये तो पता चले कि वो पैगाम क्या देने आए थे। तो एक तो ये, और फिर दूसरी टेक्नोलॉजी। ये मकसद था। और सारे आज अल कादर में मुफ्त पढ़ रहे हैं, सारे गरीब घरानों के हैं, और वो यूनिवर्सिटी चल रही है, और वो पैसा जो है वो वहां लगा हुआ है। इसमें इमरान खान का क्या जाती फायदा है? इसमें मुझे ये समझा दें कि मुझे किधर से फाइनेंशियल बेनिफिट हुआ है। यानी अगर पूछते हैं फाइनेंशियल बेनिफिट, तो देखें कि मलिक रियाज ने बिलावल हाउस बनाया यहाँ लाहौर के अंदर, जरा देखें कितने अरबों रुपए का बना है। वो देख लें कि जो लंदन के अंदर जो मलिक रियाज का 190 मिलियन पाउंड आया, जो आज सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, तो उसमें से 50 मिलियन पाउंड उन्होंने घर खरीदा है लंदन में हसन शरीफ से, नवाज शरीफ के बेटे से।
یہ پوچھیں کہ 18 ارب روپیہ کم از کم 17-18 ارب روپیہ ہے. 18 ارب روپے کا نواز شریف کے بیٹے کے پاس پیسہ کدھر سے آیا گھر خریدنے کا؟ کیا اس لیے وہ بھاگ گئے تھے باہر؟ جب نیب نے ان کو بلایا اور پوچھ رہا تو دونوں بیٹے باہر بھاگ گئے کہ جی ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں. اس کے اندر وہ پوچھا کسی نے ان سے؟ اور پیسہ بھی یہاں پڑا ہے. اگر وہ کہتے ہیں غلط مت میں آ گیا وہ گورنمنٹ آف پاکستان میں، بھئی آپ پیسہ پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ میں، آپ انہیں کہیں کہ وہاں ادھر ٹرانسفر کر دیں، لیکن ثابت کرنا پڑے گا کہ کیا یہ پیسہ منی لانڈرنگ کا تھا یا نہیں. وہ پاکستان گورنمنٹ کو اور برطانیہ میں ثابت کرنا پڑے گا. تو ہمارے پاس بھی یہی چوائس تھی، ہم نے پیسہ منگوا لیا، پیسہ یہاں پڑا ہے، تو چوری کدھر ہے اس میں؟ یہ القادر. دوسرا توشہ خانہ. اب توشہ خانہ کا ذرا سمجھ جائیں، اس توشہ خانہ ہے کیا؟ یہ لوگوں کو ہے جی پتہ نہیں کیا اتنا بڑا اس کو بنا دیا. 70 سال سے توشہ خانہ کے اندر وہی قانون چلتے آ رہے تھے. جو بھی آپ کو گفٹ ملتی ہے، اور وہ یاد رکھیں پرائم منسٹر کو نہیں ملتی، پریزیڈنٹ کو ملتی ہے، آرمی چیف کو ملتی ہے، وزیروں کو ملتی ہے، پرائم منسٹر کا جو ملٹری سیکرٹری ہے اس کو ملتی ہے. یہ جب جاتے ہیں باہر تو یہ گفٹس ملتی ہیں. قانون سب کے لیے ایک ہے. جب سے 70 سال سے ایک ہی قانون ہے کہ وہ جا کے وہ فورن آفس میں آتی ہیں، وہ جا کے دیتے ہیں کیبنٹ سیکرٹری کو، کیبنٹ سیکرٹری آگے ایویلویشن کے لیے ایف بی آر کو بھیج دیتا ہے. ایک انڈیپینڈنٹ اپریزر ہے ہمارے، وہ نون لیگ کا اپوائنٹ کیا ہوا ہے، یہ اسیس کرتے ہیں اس کی قیمت کیا ہے. پھر وہ سب کے پاس پرائم منسٹر، وزیروں، جن کو بھی تحفہ ان کے پاس آتے ہیں جی یہ ہے اس کی قیمت اسیس. اگر آپ اس کو لینا چاہتے ہیں تو اتنی قیمت دیں اور یہ گفٹ آپ رکھ سکتے ہیں. اور اگر یہ نہیں لینا چاہتے تو یہ بھی سمجھ جائیں وہ پھر آکشن ہوتی ہے، وہ جا کے کوئی بھی خرید سکتا ہے. یہ ہے قانون. اب عمران خان کے اوپر کیا الزام ہے؟ میں جب تحقیقات میں کہ جی وہ جو انہوں نے اسیس کیا تھا، وہ جو آپ نے جو اس کی قیمت تھی گفٹ کی، وہ انہوں نے کم دکھائی ہے. بھئی اگر انہوں نے کم دکھائی ہے، وہ لوگ ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھیں کیوں کم دکھائی ہے. میں تو ان میں سے کسی کو نہیں جانتا. مجھے تو جو ملٹری سیکرٹری آ کے بتاتا ہے کہ جی یہ قیمت ہے، یہ آپ نے دینا، میں اسی کے مطابق چلا. جو بھی ہے میرا سارا کچھ ڈکلیئرڈ ہے، سارا کچھ ایف بی آر کے پاس ریکارڈ ہے، ساروں کے اوپر جو بھی میں نے اگر کسی کو بیچا اس کے اوپر ٹیکس دیا ہوا ہے وہ ریکارڈ ہے، سب کچھ ان کے پاس پڑا ہے. کیس ہے کیا؟ وہ کیس ٹرائل پہ چل رہا ہے. جج صاحب بڑی تیزی میں ٹرائل چلا رہے ہیں، سب جوڈس ہے، میں اس کے اوپر بات نہیں کروں گا. لیکن میں یہ ضرور چاہوں گا کہ ایک فیئر ٹرائل میں رہے، موقع ملے موقف رکھنے کا، اور میں یہ ثابت کروں گا کہ اس میں کوئی چیز بھی میں نے غیر قانونی نہیں کی. لیکن جو میں پوچھنا چاہتا ہوں آج، اچھا 3 توشہ خانہ کے اوپر کیس کدھر ہو رہا ہے؟ ایک الیکشن کمیشن کر رہی ہے کیس، ایک ایف آئی آر کٹوائی ہوئی ہے، ایک نیب کیس کر رہی ہے. ایک ایشو کے اوپر 3 کیسز چل رہے ہیں. یہ بھی کوئی ورلڈ ریکارڈ ہے، کبھی ایسے ہوتا نہیں ہے. لیکن اتنی جلدی میں ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کو راستے سے ہٹاؤ، ڈسکوالیفائی کرو اور اس کو جیل میں ڈالو. اب میں صرف آج نیب چیئرمین سے بڑے آپ کی وجہ سے مجھے وہ جس طرح اٹھایا گیا، آپ بھی ایک اس میں آپ کی وجہ تھی، اور بھی جس نے بھی حکم دیا تھا کہ غیر قانونی اور غیر آئینی طور پہ مجھے 9 مئی کو جس طرح ذلیل کر کے اٹھایا گیا مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اس میں آپ کا بھی ہاتھ تھا. میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ چلیں میں تو یہ نیب کے کیس فیس کر رہا ہوں اور کروں گا، کہیں ملک سے باہر نہیں بھاگوں گا، یقین کریں سارے کیس فیس کروں گا. لیکن میں صرف سوال یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کا ضمیر کوئی جاگتا نہیں ہے جب آپ کو پتا چلا ہے کہ توشہ خانہ کے اندر چوری ہوئی ہے، اور چوری نیب کے اندر بھی پتا ہے، وہ کیس نیب میں بھی پڑا ہوا تھا، لیکن آپ نے بند کر دیا وہ. تو عوام کے لیے میں کیا بتانا چاہتا ہوں، وہ چوری کیا تھی؟ توشہ خانہ کا قانون ہے کہ گاڑی، جب بھی کوئی گاڑی گفٹ کرے، جو مجھے بھی ایک گاڑی گفٹ ہوئی تھی، آپ توشہ خانہ سے وہ نہیں لے سکتے.
آپ اگر اس کی ان کے زمانے میں یہ بھی ان کے زمانے میں 20% دیتے تھے قیمت. مثلا اگر 10 روپے اس کی قیمت آتی ہے یعنی ویلیو ہوتی ہے گفٹ کی, تو ان کے زمانے میں 20% دیتے تھے, 20 روپے دیتے تھے اور پھر لے لیتے تھے. ہم نے جا کے اس کو 50% کر دیا, یعنی اگر 10 روپے کا تحفہ ہے تو 5 روپے دیں گے اور پھر تحفہ لیں گے. ہم نے بڑھا دیا. تو ان کے زمانے میں 20% ہوتا تھا اور پھر بھی گاڑی آپ نہیں لے سکتے تھے. اب میں صرف آپ کو ذرا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. دیکھیں نائب چیئرمین کو بھی میں ذرا سوچ رہا ہوں کہ ان کا ضمیر شاید جاگ جائے اس چیز پہ. نواز شریف مرسیڈیز سب سے مہنگی گاڑی ہوتی ہے, بی ایم ڈبلیو اور مرسیڈیز مہنگی ترین گاڑیاں ہیں. وہ گاڑی خریدتا ہے جو کہ اس کو اجازت ہی نہیں ہوتی. 6,36,000 روپے میں سب سے مہنگی گاڑی بی ایم مرسیڈیز 6,36,000 پہ لیتا ہے. پہلے تو کیا اس کی قیمت دیکھی, کوئی مرسیڈیز اتنی سستی آتی ہے, یعنی اس کی قیمت دیکھیں 42 لاکھ. کوئی مرسیڈیز پاکستان میں 42 لاکھ کی آتی ہے, تو اس نے صرف 6,36,000 دیا اس کا. تو پہلے تو چوری تھی کیونکہ آپ گاڑی نہیں نکال سکتے. پھر ذرا قیمت دیکھ لیں. میں اور بھی ویسے یہاں قیمتیں میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سے نیب والے پوچھ رہے تھے کہ جی آپ نے یہ بڑی آپ نے سستی چیزیں لی ہیں, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. لیکن ذرا یہ میں ایسی میری نظر پڑ رہی تھی, ایک پرل کا نیکلس, پرلز کا نیکلس, وہ سوچیں صرف 27,000 دے کے لیا نواز شریف نے. پھر میں دیکھ رولیکس گولڈ بریسلٹ اور رولیکس 1,10,000 روپے پہ لے کے لیا. ون ریسٹ واچ, کارٹیئر کی ریسٹ واچ, چھوٹی بھی نہیں, اور وتھ ڈائمنڈز, ہیرے لگے ہوئے اس کے اوپر, وہ جی بڑی مہنگی انہوں نے خریدی 40,000 روپے میں. تو کیا نیب کو یہ نہیں نظر آیا کہ نواز شریف نے چوری بھی کی, ایک گاڑی بھی, اور قیمتیں انہوں نے نہیں دیکھی. اس کے بعد زرداری صاحب دیکھ لیں, 3 گاڑیاں نکالی انہوں نے توشہ خانہ سے. 2 بی ایم ڈبلیوز, سب سے جو اس وقت کی مہنگی ترین بی ایم ڈبلیو کی بھی قسمیں ہوتی ہیں 760U, اور بلٹ پروف, یعنی بلٹ پروف کی قیمت آپ سوچ لیں کہ اس کی قیمت کتنی تھی, 10 کروڑ روپے کی. تو وہ انہوں نے ایک بی ایم ڈبلیو وہ نکالی, پھر ایک دوسرا ماڈل وہ بھی سیکیورٹی والی, 2 بی ایم ڈبلیوز, اور پھر ایک ٹویوٹا لیکسس, یہ بھی بلٹ پروف. تو ان کے اوپر کوئی نیب کی انکوائری یا کوئی نہیں ہونا تھا. یعنی کیا طاقتور اگر آج بیٹھا ہوا تو اس کے لیے سارے معاف ہو جاتی ہیں چیزیں. اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو انہوں نے سستی دکھا دی یا وہ مہنگی, تو جنہوں نے سستی دکھائی ہے وہ تو بھی بیٹھے ہوئے ہیں, پوچھیں ان سے. آگے چلے جی. میں نائب چیف کو میں پھر سلام کرتا ہوں, آفتاب سلطان کو سلام اس لیے کرتا ہوں کہ ان سے جب کہا گیا یہ جو حرکتیں اب ہو رہی ہیں, انہوں نے کہا میں نہیں کرتا. اور میں نے سنا ہے, کیونکہ جب میں نیب جیل میں تھا تو ساروں نے اس کو سٹینڈنگ اوویشن دیا جب وہ ریزائن کر کے جا رہا تھا, نیب کے لوگوں نے, کتنا کردار کا آدمی. لیکن یہاں ذرا تھوڑا ضمیر اس وقت میں جگانے کی کوشش کر رہا ہوں. موجودہ نیب کے چیئرمین, مجھے یہ بتائیں کہ شہباز شریف اور اس کے بیٹوں کی آپ نے انکوائری بند کر دی. 7 ارب روپے کی انکوائری آپ نے بند کر دی. 7 ارب روپے کی انکوائری بند کیا کی, جس کے اندر یہ بچ ہی نہیں سکتے تھے. کیا کیا انہوں نے, یہاں سے یہ پیسے بھیجتے تھے باہر, یہاں سے ہنڈی حوالے سے باہر پیسے بھیجتے تھے, چوری کا پیسہ. ادھر سے ریمیٹنسز دکھا دیتے تھے. یہ قانون نواز شریف نے بنایا تھا 1992 میں کہ اگر باہر سے پیسہ آئے تو کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا کہ جی وہ پیسہ کدھر سے آیا, کس نے بھیجا پیسہ. نو کوسچنز آسکڈ. یہ منی لانڈرنگ کے لیے خاص قانون بنایا تھا انہوں نے. حدیبہ پیپر مل کیا تھا, وہ پہلا, آج سے 20-24 سال پہلے وہ حدیبہ پیپر مل میں اسی طرح یہ کر رہے تھے کہ اس کے نام پہ
पैसा बाहर भेजते थे पहले चोरी करके, और वहां कोई काजी फैमिली लंदन में बैठी, उनके अकाउंट्स में पैसा गया, उधर से उन्होंने दिखाया कि जी हमने रेमिटेंसेस भेजी है, और रेमिटेंस का कोई सवाल ही नहीं पूछ सकता था, जो बाहर से पैसा आता था सवाल ही नहीं पूछ सकता था। तो यहां से बाहर पैसा चोरी करके भिजवाया, वहां से जिस पैसे की जरूरत थी वो इन्होंने रेमिटेंस के नाम पे ले लिया और कोई सवाल नहीं पूछता। तो ये जो शहबाज शरीफ का सारा पैसा ये जो आया है, इसका ज्यादातर पैसा जो इसकी दौलत में इजाफा हुआ है, इन्होंने पूछा ना नैब ने कि जी इजाफा किधर से हुआ, जी रेमिटेंसेस आई हैं। 90% इन्होंने दिखाया ये जिस तरह कि जी वो फलाने ने पैसा भेजा। जब उन्होंने चेक किया वो कौन था, एक कोई पापड़ वाला था जो पापड़ बेचता था, उसने कोई करोड़ रुपया भेज दिया इनके अकाउंट्स में। फिर दूसरा एक और कोई चीनी वाला, इस तरह के लोग थे जो कभी पाकिस्तान से भी बाहर गए, उनके पासपोर्ट पकड़े, उनके नाम पे पैसे बने। ये ओपन एंड शट केस था। लेकिन चेयरमैन नैब साहब ने अपनी कोई सोचा होगा, केस खत्म कर दिए। फिर अगला सुने जरा। हाँ, मैं एक चीज भूल गया, मरियम नवाज भी, इन्होंने BMW ली, कोई मिडल ईस्ट से किसी इनको तोहफा मिला, तोशा खाना मैं नहीं बताया कि वो आया बाहर से तोहफा। जो भी आपको बाहर से तोहफा मिलता है आपको डिक्लेयर करना पड़ता है, और वो जाता है तोशा खाना में। उन्होंने तोशा खाना में नहीं दिया, और उसी को गाड़ी को फिर इस्तेमाल करके आगे बेच दिया, और बड़े नफे के ऊपर। ये भी सीधी चोरी है। इसके ऊपर भी कोई किसी ने बात नहीं की, कोई नैब को कोई खटका नहीं हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। फिर आगे चलें। 16 अरब रुपए के FIA के केस। अब FIA से मैं मिल रहा हूं, इंशाल्लाह उनसे पूछूंगा कि क्या जब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस थी कि ये नौकरों के नाम पे पैसा आता था और उधर से शरीफ खानदान के ये इनके बेटों के अकाउंट्स में चला जाता था, 16 अरब रुपया, जिसमें मकसूद चपरासी भी था, तो क्या वो केस बंद कर दिया? सोचा नहीं कि 16 अरब रुपया कोई छोटी रकम नहीं है? तो उसके ऊपर कोई फिक्र नहीं हुई आपको कि पूरी तहकीकात हुई, इतनी फाइलें पड़ी हैं, सारी डॉक्यूमेंट्स पड़ी हुई हैं, कोई आपने नहीं देखा कि वो डॉक्यूमेंट्स देख लें? वो तो लोग, मकसूद चपरासी तो बेचारा हार्ट अटैक से गया, डॉक्टर जवान भी हार्ट अटैक से गया, एक और गवाह हार्ट अटैक से गया। तो कोई फिक्र नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स भी पड़ी हुई हैं, उनके ऊपर FIA को इन्वेस्टिगेट करे? नहीं, क्योंकि ये आप कानून के ऊपर हैं लोग, इनको ये चोरी भी करें सब कुछ माफ है। फिर आगे चलें। आसिफ जरदारी, अच्छा, और मरियम के 4 लंदन के फ्लैट, ये भी एक बहुत बड़ी सब सारी मेरी कौम के लिए जरा सुन लें कि 4 फ्लैट लंदन के नवाज शरीफ ने जब पैनामा पेपर्स में पकड़े गए, इंकशाफ हो गया इंटरनेशनल 2016 में, तो नवाज शरीफ ने असेंबली में जाके कहा कि हाँ ये हमारे हैं, और ये हैं वो दस्तावेज जो साबित करते हैं हमारे, वो झूठ निकले। फिर अदालत में केस चला गया, वहां इन्होंने कतरी खत ले आए सामने, वो भी मजाहिया था, लोग उन्होंने मजाक उड़ाया उसका। उसके बाद अब एक मरियम और इसके भाई हुसैन के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन दिखाते हैं कि जी ट्रांसफर हुआ है फ्लैट 2006 में, वो जिसमें वो साइन किया, जो फॉन्ट थी जिसमें वो टाइप आउट हुआ, वो अभी आई नहीं थी फॉन्ट वो अगले साल आई। सीधा सीधा अदालत में झूठ बोला गया, फ्रॉडलेंट कॉन्ट्रैक्ट दिखाया गया। अभी तक वो ये नहीं बता सके कि ये 4 महंगे तरीन लंदन में महलात जो के उनका पैसा आया किधर से, अभी तक कुछ नहीं। लेकिन जज साहब ने पूछा नैब से कि जी बताएं, वो तो कहते हैं हमारे फ्लैट्स है, आप साबित कर सकते हैं? नैब ने कहा नहीं जी हम नहीं साबित कर सकते। चलो जी केस खत्म। तो एक तरफ तो ये हो रहा है। जरदारी साहब पे आ जाए। जरदारी साहब तो पहले मुशर्रफ ने जब इनको माफ किया इनकी करप्शन, तो उसके अंदर सबसे पहले था जो सरे महल, जिसका बड़ा शोर मचा। सरे महल के अंदर आप सब जानते हैं कि इन्होंने एक बहुत बड़ा एक रियल एस्टेट लेनी, कितनी एकर्स की इंग्लैंड के अंदर सरे में, वो एंड में जाके पाकिस्तान ने वहां केस किया। केस में साबित हो गया कि ये दिखाई नहीं सकते थे इनके पास पैसा है। तो जब वो साबित हो गया कि इनके पास था नहीं, वो बिक गई और वो पैसा पाकिस्तान आना था। तब तक NRO मिल गया, वो भी हजम हो गया। $60 मिलियन पड़े हुए थे स्विट्जरलैंड में, वहां केस किया,
वो आने वाला था पाकिस्तान एनआरओ में, वो भी 17 अरब रुपया वो भी हजम हो गया। उसके बाद फिर शुरू हुआ, वो फिर मशीन फिर चलनी शुरू होगी पैसे बनाने वाली, फिर वो फेक अकाउंट्स पकड़े गए, अरबों रुपया वही कि यहां से फेक अकाउंट से पैसा बाहर भेजा, उधर से रेमिटेंसेस दिखा के पाकिस्तान ले लिया और बाकी पैसा बाहर ही रखा। जो करप्शन हो रही है सिंध हुकूमत के अंदर, जो खुल के पैसा बन रहा है, जो सारे जानते हैं जरदारी सिस्टम कि हर चीज का कट मिलता है, वो क्या हमारी एजेंसीज को नहीं पता? क्या वो नैब को नहीं पता? लेकिन क्योंकि उनसे भी डील हुई है, वो भी आज ऊपर बैठे हुए हैं पावर में। लेकिन किन के ऊपर इस वक्त पूरा जोर लगा हुआ है? सारा जोर लगा हुआ है कि जी किसी ना किसी तरह इमरान खान और तहरीक इंसाफ को खत्म करना है। और हो क्या रहा है कि मजलूम हम, यानी साइफर के अंदर गवर्नमेंट मेरी जाती है और केस ही मेरे ऊपर हो जाता है। 9 मई को सुप्रीम कोर्ट कहता है कि गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पे मुझे एक मुजरिम की तरह उठाया गया, लेकिन मेरे ऊपर 30 केस हो जाते हैं। उसके अलावा जिन लोगों को गोलियां मारी सीधी सीधी लोगों को गोलियां मारी, नहत्ते लोगों को, प्रोटेस्टर्स को, उन्हीं के ऊपर केस कर दिए। उनकी डेड बॉडीज, जो 16 लोग मरे, जो शहीद हुए, मैं कहता हूं इंसाफ के लिए खड़े हुए ना इंसाफी हो रही थी उनके पार्टी के चेयरमैन से, उनको सीधी गोलियां मारी, उनके घरों में पहुंच गए कि तुमने अगर एफआईआर रजिस्टर की तो हम तुम्हें ये कर देंगे। वही जो जिले शाह के घर पहुंच गए, जब उसको कत्ल किया गया तो पुलिस कस्टडी में उसको कत्ल किया गया, मेरे ऊपर 302 कत्ल का पर्चा कर दिया। और फिर उसके मां बाप के पास पहुंच गए कि आपने देखिए इसकी बात नहीं करनी, और उनको चुप करा दिया। तो पहले लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं, फिर उन्हीं के ऊपर केसेस कर देते हैं। जो एक लड़का बेचारा शहीद हुआ, वो भी प्रोटेस्टर था, पीसफुल, पुरअमन, उसको गोली मारी, शहीद हो गया। उसके कत्ल का केस एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद के ऊपर डाल दिया, यानी अपना ही उन्होंने कारकुन कत्ल कर दिया। अब मैं सिर्फ अपनी कौम से ये कहना चाहता हूं कि देखें, मैं फिर से कहता हूं, कौमें चलती हैं इंसाफ के ऊपर, अखलाकियात के ऊपर, अमर बिल मारूफ के ऊपर। कौमें चलती हैं जब एक हुकूमत की क्रेडिबिलिटी होती है, जब हुकूमत अपनी क्रेडिबिलिटी इसलिए रखती है कि हुकूमतें डंडे से नहीं चलाई जाती, क्योंकि इंसानी माशरे में आप अपनी इज्जत करवाते हैं, अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी ईमानदारी से, अपनी अखलाकियात से कौम आपकी इज्जत करती है। जमहूरियत के पास फौजें नहीं होती, जमहूरियत के पास अखलाकियात होती है। इसलिए बरतानिया में जिधर से हमने डेमोक्रेसी ली है, अगर उनका प्राइम मिनिस्टर एक छोटा सा कानून तोड़ता है कि जी कोरोना में आपने लोगों के साथ इकट्ठे नहीं होना, यानी आपने कोई गेट टुगेदर नहीं करनी, वो अपने ऑफिस के बाहर गेट टुगेदर करता है, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर को निकाल देते हैं। उनकी अखलाकियात का म्यार देखें। उनके वो एक हैरोल्ड मैकमिलन प्राइम मिनिस्टर झूठ बोलता है, झूठ पकड़ा जाता है, उसको निकाल देते हैं। या सारा हुकूमत ही झूठ पे चल रही है, केसेस ही सारे झूठ, 180 केसेस कर दिए। क्या कोई मानता है पाकिस्तान में कि ये एक आदमी ने 70 साल की उम्र तक कोई एक जुर्म नहीं किया और एकदम चंद महीने में 180 केस हो गए? कोई मानेगा ये? लेकिन इनको कोई शर्म ही नहीं है। क्या ये मानेगा कि मियां महमूद और एजाज चौधरी ने अपने कारकुन को गोली मार दी है? क्या मैंने जिले शाह को कत्ल कर दिया? कोई मानेगा? कोयटा में सारा कोयटा जानता है कि उस वकील की खानदानी दुश्मनी थी, सब जानते हैं, एविडेंस है। मेरे ऊपर 302 कत्ल केस कर दिया उसके ऊपर। और ये जो साइफर है, हमारी गवर्नमेंट गिरती है और केस ही हमारे पे कर देते हैं। तो मैं आखिर में अपनी कौम से कहना चाहता हूं, देखिए यहाँ जो एक ताकतवर फैसला करता है कि मैंने कांटा मार दिया, फलाने पे कांटा मार दिया। हमारे लोगों को कहते हैं कि इमरान खान में कांटा लग गया है, तो अब तो पीटीआई ने आना नहीं और इमरान खान ने आना नहीं, इसलिए
वो जो 2 पार्टीज बनाई हैं उनके अंदर चले जाओ। देखें, पाकिस्तान का जो आइन है ना, वो कहता है कि हाकिमियत अल्लाह की है, और अल्लाह के बाद जो अवाम के मुंतखब किए हुए नुमाइंदे हैं उनकी है। कोई कांटा नहीं डाल सकता किसी के ऊपर अवाम के अलावा। और ये जो कांटा डालने की कोशिश है, ये इतना नुकसान पहुंचा रही है पाकिस्तान को, हमारी जमहूरियत को, हमारी आज़ादी को, हमारी अखलाकियात को, हमारे इदारों को, हमारे इंसाफ के निज़ाम को, हमारा सारी दुनिया में जो इमेज है वो इतना नुकसान पहुंचा रही है। और हमारी जो माइशत है जिधर वो पहुंच गई आज और जिधर जा रही है, तो मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट ये है अपनी कौम को कि देखिए, मैं अगर जेल में भी जाता हूं ना, आपने जद्दोजहद करते रहना है। और मैं हमेशा 27 साल से कहता हूं पुरअमन जद्दोजहद, लेकिन ये आपके लिए इतना जरूरी है क्योंकि ये जो सारी स्ट्रगल कर रहा हूं अपनी जात के लिए नहीं कर रहा। अगर जात के लिए कर रहा होता तो मैं बड़ी पहले छोड़ चुका होता। कौन अपनी जिंदगी को दाव पे लगाता है? कौन किसी के ऊपर 2 दफा कातलाने हमले होते हैं और वो फिर भी लगा रहता है? या जेल के ऊपर सारे इकट्ठे हुए हैं जिस आदमी के अगेंस्ट, वो क्यों खड़ा है? क्योंकि मैं इसको सियासत नहीं समझ, इसको इबादत समझता हूँ। सारी दुनिया की तारीख में आज़ादी के लिए अपनी लोगों ने जद्दोजहद की, अपनी जानें कुर्बान की है। क्योंकि अल्लाह जो अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद करता है और इंसाफ के लिए, उसको अगर वो मरता है तो उसको शहीद कहता है अल्लाह। बहुत बड़ा रुतबा है। मैं अपनी कौम को भी कह रहा हूँ कि इसमें आपका मुस्तकबिल है, आपकी हकीकी आज़ादी में। ये जो निज़ाम अगर ये चलता रहा, पाकिस्तान छोड़ें, किसी मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद।